नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी कितनी बार माफी मांगेंगे? किस किस से माफी मांगेंगे? कहां कहां माफी मांगेंगे? कैसे कैसे माफी मांगेंगे? क्या भाजपा बता सकती है? क्या आरएसएस बता सकती है? या क्या उनकी सरकार बता सकती है? नहीं, क्योंकि उन्होंने इतने गुनाह किए हैं कि उनकी माफी का कोई मोल नहीं। आप याद करिए, उनकी विचारधारा के गुरु, भगवान, जो भी कुछ कह दीजिए, विनायक दामोदर सावरकर, ये है नरेंद्र दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर ने दर्जन भर बार माफी मांगी, बार बार माफी मांगते थे और करते थे, सरकार माफ कर दो, हम आपके लिए मुखबिरी कर रहे हैं। हम इस भारत की आजादी के जितने सिपाही हैं उनको गुंडा समझते हैं, बदमाश समझते हैं, उन्हें देश का दुश्मन समझते हैं और उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। हम उनकी पूरी मुखबिरी कर रहे हैं, हमारी पेंशन बढ़ा दो। तो साहब, वो इस तरह माफी मांग मांग के खुद बचते रहे और देश के लिए लड़ने वाले तमाम सारे लोगों को मुखबिरी करके मरवाते रहे। चंद्रशेखर आजाद भी उन्हीं के गैंग के एक मुखबिर के कारण ही मरे थे। उसी कारण तमाम काकोरी कांड के और दूसरे जो हमारे पुरोधा थे, लड़ाका थे, क्रांतिकारी थे, मरे थे। उन्हीं के तमाम सारे लोगों की गवाही के कारण हमारे भगत सिंह को, राजगुरु को और सभी लोगों को फांसी हुई थी, सुखदेव को। तो आप इससे समझ सकते हैं, यही होता था, आज भी वही हो रहा है। आज यह स्थिति है कि आज नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र पहुंचे हुए थे, डरे हुए थे, कांपे हुए थे, क्योंकि 8 महीने पहले वो 35 फुट की जिस छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का उन्हीं के दुर्ग पर जो उद्घाटन करके आए थे, वो एक हवा चली, गिरी और टूट के चूर चूर हो गई, पूरी तरीके से टूट गई। 3700 करोड़ की बनी, 3700 करोड़ की उस प्रतिमा को तोड़ दिया गया। कैसे, क्यों? तो नौसेना दिवस पे 4 दिसंबर 2023 को उन्होंने उद्घाटन किया था, टूट गई, कोई जवाबदेही नहीं। अब माफी मांग रहे हैं कि मैं शिवाजी के चरणों को पकड़ के माफी मांगता हूं। देखिए, और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। हमारे संस्कार अलग है। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत मां के महान सपूत, इसी धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप गालियां देते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। और वही नहीं, उनके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, वो कहते हैं मैं पांव पकड़ के माफी मांगता हूं, मैं और बड़ी प्रतिमा, अच्छी प्रतिमा लगवा दूंगा। अरे, अपने घर से लगवाई थी क्या? देवेंद्र फडणवीस, वो कहते हैं मैं माफी मांगता हूं, प्रतिमा और अच्छी लगेगी। और अजीत पवार भी माफी मांगते हैं, वो भी यही कहते हैं। जब वो सब यही कहते हैं, उस वक्त आता है कि ये 3700 करोड़ रुपया क्या आपके माफी मांगने से वापस आ जाएंगे? ये हमारे आपके पैसे, टैक्स के पैसे के हैं, हमारे आपकी खून की कमाई गई है।
पसीने की कमाई गई, तो मिट्टी में मिल गई। जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को पानी पी पी कर गाली देते हैं, कोसते हैं, उन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 में शिवाजी की प्रतिमा लगवाई थी। आज तक अक्षोण सलामत खड़ी है और वैसे ही उसका पूरा झंडा फहरा रहा है। उन्होंने भी दुर्ग पर ही लगाई थी। बड़ी प्रतिमा है, वो तो नहीं हिली। और वो जिस जगह लगी है वहां तो हवाएं भी और ज्यादा तेज चलती हैं, समुद्र की हवाएं चलती हैं। तो यह स्थिति है। पालघर में थे नरेंद्र मोदी, जहां लोकसभा चुनाव हारे हैं। अब वहां पे कहते हैं 76,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बंदरगाह बनेगा। पिछली तमाम सरकारों ने इसकी वैल्यू नहीं समझी। तब लोगों ने कहा ये देश के लिए बनेगा कि अडानी के लिए बनेगा? किया तो आज शिलान्यास कर रहे हो, जब बन के तैयार होगा तो अडानी के पास होगा। तो अडानी के लिए हमारा पैसा फूकोगे? सब सवाल तो बनता है, क्योंकि अडानी को देश का ही नहीं एशिया का सबसे रईस आदमी बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। और कोई वो अपनी मेहनत से नहीं बने हैं, मेहनत से बने होते हमें कोई आपत्ति नहीं, वो नरेंद्र मोदी की धोखाधड़ी से बने हैं। उन्होंने जिस तरह सरकार को उनके चरणों में डाल दिया है, सरकार की नीतियां अडानी के मैनेजर्स बनाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अडानी अंबानी की यह सरकार है। राहुल गांधी बार बार बताते हैं। बहरहाल, तो यह एक और सत्य है। तो महाराष्ट्र का सब कुछ छीनने के बाद अब उसके सम्मान शिवाजी की प्रतिमा को भी गिरा के धूल धूसरित करके भाजपा ने कर दिया। तो अब डर लग रहा है, क्योंकि मराठी मानुस गुस्सा है और कहता है मोदी माफी मांगा। अब मोदी डरा हुआ है तो माफी मांग रहा है, क्योंकि यही काम तो उनका सावरकर करता था। डरता था तो माफी मांगता था, वही ये कर रहा साहब। यह सत्य है। चलिए, माफी मांगने का ही जब क्रम चल रहा है तभी बात कर लेते हैं। मणिपुर एक है, वहां पर घटना हुई थी, लड़कियों की नग्न परेड निकाली गई थी और न जाने क्या क्या हुआ था। कारगिल के एक वीर सिपाही की पत्नी की भी नग्न परेड निकाली गई थी। वहां के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह कहता था कि यह तो एक घटना है, छोटी सी घटना है, ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। यानी सैकड़ों लड़कियों के साथ ये हुआ था, एक का वीडियो बन गया तो पता चल गया देश को, दुनिया को। तो क्या नरेंद्र मोदी वो मणिपुर जो आज तक जल रहा है, आज तक बटा हुआ है, टुकड़े टुकड़े है, क्या उस पर माफी मांगेंगे? सैकड़ों लोग मर चुके हैं, हजारों लोग बेघर, 60,000 से अधिक लोग बेघर पड़े हुए हैं, कैंपों में हैं, और बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, सब कुछ बर्बाद है। लड़कियों की आबरू सुरक्षित नहीं है। तो क्या नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। और उनका मुख्यमंत्री 2 बार नाटक कर चुका है इस्तीफे की, और अब कहता है मैं इस्तीफा दूं क्यों, मैंने कौन सा घोटाला किया है? तो आप समझ सकते हैं कि सारे घोटाले करने का अधिकार सिर्फ मोदी को है। इसलिए मोदी से मंगवाइए माफी, मोदी से मांगिए इस्तीफा। समझ सकते हैं। चलिए, यह तो मणिपुर हो गया। मणिपुर के बाद किसानों से आपको याद होगा माफी मांगी थी कि मैं उनको समझा नहीं सका, और जब समझा नहीं सका कहा था, कब कहा था? जब चुनाव का डर था, जब उत्तर प्रदेश जाने का डर था, जब गुजरात जाने का डर था, जब गोवा जाने का डर था, और जब पंजाब जाने का डर था। बहरहाल, कुछ निकल गए, कुछ है। तो ऐसी स्थिति में आप याद करिए, तब किसान आंदोलन चल रहा था। 13 महीने से किसान बैठे हुए थे, हरियाणा की सीमा में बैठे हुए थे, मर रहे थे। 750 किसान मरा था। आज भी हरियाणा और पंजाब की सीमा में किसान बैठा है।
तब भी 13 महीने यहां बैठने के पहले 2 महीने वो पंजाब हरियाणा में बैठे थे। अब वहां बैठा हुआ है, 65 किसान मर चुके हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। जब राहुल गांधी ने उनको संसद में श्रद्धांजलि देने की बात की थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सेम कर रहे थे और उनकी कंगना रनौत उन्हीं किसानों को रेपिस्ट बताती है, उन्हीं किसानों को हत्यारा बताती है और न जाने क्या पाकिस्तानी खालिस्तानी और सब कुछ बताती है। तब भी बोली थी, अब भी बोलती है, सांसद बनने के बाद भी बोलती है। तब आप समझ सकते हैं कि जब वो ये बोलती है तो यानी मोदी की सहमति से बोलती है, तो क्या मोदी इस पर माफी मांगेगा? क्या मोदी माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। जम्मू कश्मीर को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया, बर्बादी में ढकेल दिया, कश्मीरी पंडितों से झूठ बोला और वहां के आवाम से झूठ बोला, बर्बादी में कश्मीर को ढकेल दिया। आज वहां पर सिर्फ अडानी अंबानी का कब्जा हो गया है, वहां की संपत्तियों पे, वहां के ठेकों पे, सब पे गुजरातियों का कब्जा हो गया है। लूटा जा रहा है वहां की धन संपदा, प्राकृतिक संपदा, सब चीजों को। और उसके बाद में वहां चुनाव लड़ने जाते हैं तो क्या माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, रेलवे सुरक्षा, आतंकी हमले। लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं? जवाब है कुछ नहीं। जहां महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं इस सरकार के पास बेरोजगारी से निपटने का भी कोई प्लान नहीं है। युवाओं को कभी अग्निवीर लाकर परेशान किया जाता है तो कभी पेपर लीक से तबाह किया जाता है। रेलवे की हालत भी खराब है। रेल हादसों पर रेल मंत्री पहले घड़ियाली आंसू बहाते हैं, ताली बजवाते हैं और रील बनाते हैं, तो वहीं नरेंद्र मोदी जवानों की चिंता क्या ही करेंगे? वे तो उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि तक नहीं देते। इसके बाद बात आती है कि अब हरियाणा में चुनाव है। हरियाणा में क्या स्थिति की है? किसानों को बर्बाद किया है, किसानी को बर्बाद किया है। अडानी अंबानी का कब्जा कराने के लिए हर कर्म किया, अडानी के बड़े बड़े गोडाउन्स बनवाए, सब कुछ बनवाया, तो क्या उस पर माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। हरियाणा को सबसे ज्यादा बेरोजगार किया है। जिस तरीके से हरियाणा में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी के दंश को झेल रहा है। हरियाणा भयंकर बेरोजगारी से जूझ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी दर 37.4% है। ये देश में सबसे ज्यादा है। हरियाणा में 2 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं, लेकिन इन्हें भरा नहीं जा रहा। रोजगार देने में सरकार की नाकामी ने युवाओं को डंकी रूट से विदेश जाने पर मजबूर कर दिया है। साफ है, बीजेपी की निकम्मी सरकार हरियाणा को बेरोजगारी के दलदल में धकेल रही है। तो क्या उस पर माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। हरियाणा में एक चीज नहीं, हर तरह से तबाही करी है। वहां की शिक्षा को तबाह किया है। 5000 स्कूल बंद हो गए हैं। जो मेडिकल कॉलेज हैं, जहां 2 लाख रुपया फीस लगती थी, वहां 40 लाख फीस कर दी, जबकि बनाया एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक भी केंद्रीय संस्थान नहीं, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। और तब भी वहां की शिक्षा बर्बाद करने का काम किया और गुजरातियों को उसका हक दे दिया। वहां की नीतियां तय करने का सब कुछ ठेका पट्टा दे दिया। बीजेपी सरकार ने हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को तबाह कर दिया है। हरियाणा में शिक्षा विभाग के 50,000 पद खाली हैं, जिनमें भर्ती नहीं हो रही। फीस के नाम पर लूट मची है। MBBS की फीस 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई। बीजेपी सरकार में 5,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। कांग्रेस ने हरियाणा में IIT, IIM, IIIT, NIFTEM, SIUPBA जैसे संस्थान बनवाए थे, लेकिन बीजेपी सरकार एक भी संस्थान नहीं बनवा पाई। साफ है, बीजेपी को युवाओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हरियाणा सरकार से जवाब मांग रहा है, युवाओं के भविष्य का हिसाब मांग रहा है। तो क्या हरियाणा की शिक्षा बर्बाद करने के लिए माफी मांगेगा? शायद नहीं मांगेगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए साजिश रचेगा, उनका RSS रचेगा। और इसके लिए अब 31 अगस्त से मीटिंग 3 दिन की शुरू होने जा रही है RSS की केरल में। और वहां पर जम्मू कश्मीर में जैसे
भाजपा का आधार खत्म हुआ है, पंजाब में खत्म हुआ है और हरियाणा में जो दुर्गत है, उन सब को लेकर के वहां रणनीति तय होगी। ये वही आरएसएस है जो कहता है हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम सांस्कृतिक संगठन है, हम समाज सेवी संगठन है। लेकिन जब वायनाड में वहीं त्रासदी होती है तो केरल में ही 3 दिन की इनकी मीटिंग चल रही थी, कोई मदद को नहीं जाता है, कोई न संस्कृत को बचाते हैं, न संस्कृति को बचाते हैं, न मानव को बचाते हैं। गुजरात में बाढ़ आई हुई है, वहां भी नहीं बचा रहे हैं, हिमाचल में आई वहां भी नहीं बचाया, उत्तराखंड में भी नहीं, जम्मू कश्मीर में भी नहीं। कहां पे गए? मणिपुर कहीं पे गए क्या? नहीं गए, अपने घरों में दुबके हुए रहते, सिर्फ भोजन करेंगे, चिंतन किसका करेंगे, कैसे सरकार बनेगी, कब बनेगी, क्या बने, सोते जागते उसी पर, और फिर सो जाएंगे, विश्राम। यह है आरएसएस। तो अब वो ये साजिश के लिए प्लान हो रहा है कि कैसे, कहां ईडी का इस्तेमाल किया जाए, कहां सीबीआई का इस्तेमाल किया जाए, कहां इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जाए, कहां शिक्षा और दूसरी तरीके से नफरत फैलाने का काम किया जाए, जहां कहीं दंगे फसाद कराए जाए, और ये सब की प्लानिंग हो रही है। और इसी कड़ी में अब ईडी के भी छापे पड़ने लगे हैं, अब दूसरे भी और कर्म होने लगे हैं। तो यह समझ लीजिए, वहीं जहां इनकी सरकारें हैं वहां कुकर्म हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, सारे कर्म हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, योगी मोदी के डबल इंजन की सरकार में कितने रेप रोज हो जा रहे हैं, कितनी हत्याएं हो जा रही हैं। सबसे ज्यादा अव्वल है हत्याओं के मामले में, अव्वल है बलात्कार के मामले में, गैंग रेप के मामले में, महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में। यह तो यूपी का राम राज्य है। फिर इसी तरीके से भाजपा शासित तमाम डबल इंजन की सरकारों में यही हाल। तो क्या इन पर माफी नरेंद्र मोदी मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्या उस बेशर्मी के लिए मांगेगा कि संविधान खत्म करने की साजिश रच रहे थे, लिटरल एंट्री के जरिए हक छीन रहे थे, उसके लिए माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्या अर्जुन पासी जो दलित की हत्या की गई रायबरेली में, भाजपा के लोगों ने की, उनको बचाने का काम भाजपा कर रही है, तो क्या उस पे माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा, क्योंकि खुद ही तो करवाते हैं। तो यही काम सब जगह करते हैं। जैसे हरियाणा में, नूह मेवात में दंगे फसाद कराए थे, वैसे ही काम चल रहा है। तो अब कैसे समाज के हर वर्ग में नफरत घोली जाए, इसके लिए आरएसएस चिंतन कर रहा है। और इसी कारण से मोहन भागवत को मोदी के बाद में सबसे ज्यादा अहम सुरक्षा दी गई है। जब वो एक समाज सेवी संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, तो उन्हें सुरक्षा की क्या जरूरत है? क्या किसी और ऐसे संगठन को कभी दी गई है? नहीं दी गई है। तो फिर मोहन भागवत को क्यों? सच यही है कि सरकार, संघ और अडानी अंबानी चलाते हैं, तो वो यही करेंगे। और लूट, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सारे काम भाजपा के लोग करते हैं। इवन सेक्स रैकेट भी भाजपा के लोग ही चलाते हैं। तो शिक्षा आपकी बर्बाद करेंगे, आपका जीवन बर्बाद करेंगे, और अपने लिए ऐश करेंगे। भोजन, चिंतन, विश्राम। जय